हेलो फ्रेंड्स, श्रीजी ज्ञान सेंटर पर आप सबका फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षा, आगामी परीक्षा अभी संभावित है। ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आएगी, और ये उम्मीद भी है कि आएगी ही आएगी, 100% ये श्योर है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पाठ्यक्रम को देखते हुए, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस यूपी कांस्टेबल के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए क्लासेस को कंटिन्यू किए हैं। जिसमें जो जीएस वाला पार्ट है, जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के नाम से जाना जाता है, इसमें जो भूगोल का पार्ट है, भूगोल में हम लोग भारत का जो सामान्य परिचय था ये हो गया है। पिछले क्लास में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको कहीं कुछ नहीं करने की जरूरत है, पूरा फ्री वीडियो पड़ा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ से सिलेक्शन की गारंटी 100% है। ये 100% मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इसमें क्या क्या हो गया है। भारत का सामान्य परिचय हो गया है, अक्षांश देशांतर हो गए हैं, और भारत का प्राकृतिक विभाजन या भारत का भौतिक विभाजन जो है ये हो गया है। इसमें क्या है कि भारत के भौतिक विभाजन को 4 प्रकार से भारत को विभाजित किया गया है। जिसमें पहला जो है उत्तर का विशाल मैदान है। एक बार फिर भी हम जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है ये मैदानी क्षेत्र, यानी कि ये हो गया पहले नंबर पे उत्तर का विशाल मैदान, सॉरी उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरे नंबर पे उत्तर का विशाल मैदान, ये वाला पार्ट हो गया प्रायद्वीपीय पठार, जिसको हमने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन भी किया है, तो आप लोग उसके वहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में। ये हो गया प्रायद्वीपीय पठार, और ये वाला जो पार्ट हो गया समुद्र तटीय मैदान हो गया या कोस्टल बॉर्डर हो गया। ठीक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो इसको क्या है कि हम लोगों ने देख लिया था। ये सबसे ऊपर जो है ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद मेन हिमालय या मेन हिमालय है, फिर लेसर हिमालय या मिडल हिमालय है, और फिर लास्ट में क्या है, शिवालिक हिमालय है। तो उस वीडियो में आपको इन सब के बारे में डिटेल से मिलेगा। इसके बाद फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था जो दूसरे नंबर का है, यानी कि भारत का या उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में हम लोगों ने इसको अच्छे से डिटेल्स में देखा था, एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट पेज पे हम आपको इसमें थोड़ा सा दिखाना चाह रहे हैं कि जो हिमालय है, हिमालय का जो सबसे निचला वाला श्रेणी है या नीचे वाला श्रेणी है, जिसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, ये शिवालिक हिमालय हो गया। शिवालिक हिमालय के दक्षिण यानी कि इसके साउथ में शिवालिक हिमालय के साउथ से लेकर कहाँ तक, विंध्यन माउंटेन सीरीज तक, विंध्यन माउंटेन सीरीज या नर्मदा की भ्रंश घाटी तक उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार है। ठीक है, उत्तर के विशाल मैदान का विस्तार है। इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या हो गया, सिंध या पंजाब का मैदान। दूसरा हो गया सिंध या पंजाब का मैदान। दूसरा हो गया गंगा का मैदान, और तीसरा असम का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो सिंधु का मैदान या पंजाब का मैदान है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई थी। ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु नदी और इसकी सहायिकाओं के द्वारा अपने जल के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसके डिपोजिशन से इस मैदान की उत्पत्ति हुई है। जो सिंधु का मैदान है, सिंधु नदी हो गई, ये अपने साथ में क्या करती है कि पहाड़ी क्षेत्रों से आती है, तो वहां से ढेर सारे कंकड़ पत्थर, सैंड, सील्ट, क्ले, और फिर वेस्ट मटेरियल हो गए, डेड बॉडीज हो गई, पेड़ पौधे वनस्पतियां हो गई, सब बहा के लेके आते हैं, और जगह जगह क्या हुआ, ऐसे डिपॉजिट कर देती हैं जगह जगह। और इसके साथ में सिंधु नदी ही नहीं बल्कि इसकी सहायिकाएं हो गई, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब हो गई। तो ये सब भी क्या की कि अपने साथ में बहाकर लाए गए वेस्ट मटेरियल को जगह जगह डिपॉजिट कर दिए, अवसादों का निक्षेपण हो गया। तो इससे क्या हुआ, इस मैदान की ओरिजिन हुई, इस मैदान का निर्माण हुआ, इस मैदान की उत्पत्ति हुई। इसलिए इस मैदान को सिंधु के मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है, एलुवियल सॉइल।
एलुवियल सॉइल से बने होते हैं, इसलिए ये बहुत अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। और यही रीजन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या या जो जनघनत्व होता है, जनसंख्या का जो घनत्व होता है, यानी कि एक निश्चित क्षेत्रफल पर पाए गए, जन घनत्व का मतलब क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र पर निवास करने वाले लोगों की संख्या जन घनत्व कहलाती है। ठीक है, और ये जन घनत्व 1000 लोगों पर निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया, सिंधु का मैदान हो गया। ऐसे ही जो गंगा का मैदान है, यानी कि गंगा नदी हो गई, गंगा नदी द्वारा अपने द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से और इसकी सहायिकाओं के द्वारा, जैसे सोन नदी हो गई, गोमती नदी हो गई, यमुना नदी हो गई, इसकी जितनी सहायिकाएं हैं, काली हो गया, ये सब जो इसकी सहायिकाएं हैं, इनके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। इसलिए इस मैदान को गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही जो गंगा के मैदान या सॉरी ऐसे ही जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसका इस विशाल मैदान की पूर्व के साइड देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायिकाएं जैसे दिहांग, दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनश्री आदि प्रमुख इसकी सहायिकाएं हैं। इनके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से या वेस्ट मटेरियल के डिपोजिशन से इन मैदानों की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इनको इन्हीं के नाम पे, इन मैदानों का नाम इन्हीं के नाम के आधार पर रख दिया गया है। यानी कि जो सबसे नॉर्थ में है, सॉरी जो वेस्ट साइड में है, जो ये मैदान, जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसके जो पश्चिम का पार्ट है उसको सिंधु का मैदान, इंडस प्लेन, सिंधु का मैदान या सिंधु का मैदान या पंजाब का मैदान या पंजाब का मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी इंडस प्लेन और पंजाब प्लेन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद ये जो दूसरा वाला है, इसको गैंगटिक प्लेन या गंगा के मैदान के नाम से जाना जाता है। गंगा के मैदान को भी दो पार्ट में बांटते हैं, ऊपरी गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, या इसका पीडीएफ जो है कि आपको इंस्टाग्राम के चैनल पे मिल जाएगा और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे अभी। बस शांति से आप देखते रहिए और ये बहुत यूजफुल कंटेंट है। ठीक है, ये जो दूसरा वाला है गंगा का मैदान या गंगटिक प्लेन, गंगा का मैदान, और जो लास्ट वाला है यानी कि जो ये मैदान का पूर्वी पार्ट है, इसको ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम के मैदान के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जाना जाता है। ये तो हो गया उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, यहाँ पे जनघनत्व सर्वाधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ की मिट्टी एलुवियल सॉइल है, दोमट बलुई दोमट मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है। तो ये क्या होती है, इसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। और आपको पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए इन नदियों के किनारे जो है कि बहुत अच्छी खेती भी होती है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे लोगों का निवास अत्यधिक है। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक जितना भी विकास हुआ है वो सब नदियों के किनारे हुआ, चाहे सिंधु, चाहे ये हो गया क्या बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यताएं हो गई, जितनी सभ्यताएं हैं सब किसी न किसी नदियों के किनारे ही हुई हैं। यहाँ से क्या होता है, जो नदियाँ होती हैं यहाँ पे बहुत आसानी से आपको जल मिल जाता है, और जब पीने के लिए मिल जाता है तो इन्हीं जल के प्रयोग से क्या होता है, हम लोग अपना खाना भी बना लेते हैं, सिंचाई भी कर लेते हैं, विद्युत भी बना लेते हैं। फैक्ट्रियाँ होती तो फैक्ट्रियों को भी जल प्रोवाइड करवा देते हैं। तो यहाँ पर कई परियोजनाएं चलाई जा सकती हैं, इन नदियों पर डैम बनाकर कई परियोजनाएं भी चलाई जा सकती हैं। और इसी परियोजनाओं को, कई परियोजनाओं को मिला के ही तो नाम दे दिया जाता है बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि एक काम से कई निशाना लगाया जाए। ठीक है, यानी कि डैम बनाया गया तो उस डैम का उद्देश्य बहुत से कार्यों के लिए हो, यानी कि जो डैम बना उससे जो जल एकत्रित हुआ, ठीक, डैम बना, नदियां हैं, नदी के ऊपर डैम बना, डैम यानी कि बांध बना, और बांध के द्वारा क्या हुआ कि वहां पे पानी इकट्ठा हुआ तो वो झील बना, यानी कि आसपास के गांव के एरिया में पानी सप्लाई के लिए भी हो सकता है। उस पानी से बिजली भी बनाया जा सकता है। उस पानी को क्या करते हैं कि फैक्ट्रियों को भी पानी प्रोवाइड किया जा सकता है, वाटर प्रोवाइड किया जा सकता है। उस पानी से क्या होता है, जो झील बन जाता है
जो इसको मानव निर्मित झील भी बोलते हैं। और इन झीलों से या जो वाटर रिजर्वियर है, इसके द्वारा क्या होता है कि छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं जिससे सिंचाई भी होता है। तो एक ही डैम से बहुत सारे कार्यों को किया जा रहा है, इसलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग डैम पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़ेंगे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वगैरह ये सब पढ़ेंगे। ये सब भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी से थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जानते रहिए, ठीक है। आगे फिर इसी क्रम में देखते हैं। ये हो गया विशाल मैदान। विशाल मैदान के बाद फिर जो तीसरा पार्ट है, मैंने बताया था प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार है यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अगर हम चर्चा करें तो पहले तो देखेंगे इसका लोकेशन, यानी ये कहाँ से कहाँ तक के पार्ट को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदान का जो दक्षिण वाला पार्ट है, जो साउथ वाला पार्ट है, वहां से लेके ये कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और यह ऐसा पार्ट है जो तीन ओर जल से घिरा हुआ है, एक बड़ा भूभाग है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, या इसको बोल सकते हैं लार्ज लैंड पार्ट सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। यानी कि एक जमीन का या स्थल का विशाल भूभाग जो तीन ओर जल से घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। और इस प्रायद्वीप पर जो स्थलाकृतियां हैं, जो इसकी आकृतियां हैं, वो किस तरीके से है? पठार है। पठार का जो डिफिनीशन होता है, नॉर्मल धरातल से ऊंचा होता है और माउंटेन से, पर्वत से छोटा होता है, और उसका जो छत होता है, बॉटम होता है, जो छत होता है ना, रूफ होता है, वो सपाट होता है। ऐसे आकार को बोलते हैं पठार। तो प्रायद्वीप है और प्रायद्वीप पे क्या है? पठार है, इसलिए इस पार्ट को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार यहाँ से क्या बोलते हैं, जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके निचले भाग से, उत्तर का विशाल मैदान का निचला भाग का मतलब कि जो नर्मदा की भ्रंश घाटी है, नर्मदा की भ्रंश घाटी से लेके कहाँ तक? कन्याकुमारी तक प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार को दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं केंद्रीय मध्य या केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में क्या होता है कि इसमें अरावली, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच का जो पठारी भाग है, इसको रखते हैं। कहाँ के? अरावली, अरावली का जो साउथ ईस्ट, अरावली का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, इसमें फिर आता है विंध्यन और सतपुड़ा। इनके बीच का जो उच्च भूमि होता है, हाईलैंड होता है, उसको हम लोग अलग पढ़ते हैं। इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर देखते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या है? अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा या केंद्रीय भूमि। और दूसरा वाला जो है, इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि के अलावा जो दूसरा वाला है, इसको दक्षिण भारत पठार। दक्षिण भारत का पठार के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो अरावली, विंध्य, सतपुड़ा केंद्रीय उच्च भूमि है, इसमें मुख्य रूप से
तीन पठार आते हैं, मुख्य रूप से तीन पठार आते हैं। मालवा का पठार, दूसरा जो है बुंदेलखंड का पठार, और तीसरा जो है बघेलखंड का पठार। ये हो गया। दक्षिण भारत के पठार में बहुत सारे पठार हैं, जैसे छत्तीसगढ़ का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार हो गया। इसके बाद हो गया दंडकारण्य का पठार हो गया। इसके बाद हो गया मेघालय का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, गोंडवाना लैंड का पठार हो गया। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो इसमें आते हैं, और इसमें बहुत सारे पठार आते हैं। इसके बाद इसमें कंटिन्यू करते हैं। क्या हुआ अनिल जी? बढ़िया, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जो अरावली या विंध्य या ये है, तो अरावली को पहले देखते हैं। अरावली का जो विस्तार है, अरावली का जो विस्तार है वो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होता है। अरावली माउंटेन सीरीज दिल्ली के दक्षिण पश्चिम से स्टार्ट होता है और वहां से लेके गुजरात के अहमदाबाद तक, गुजरात के अहमदाबाद तक इसका विस्तार है। गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद तक इसका विस्तार है। कहाँ से? दिल्ली से का विस्तार है। ये जो अरावली माउंटेन सीरीज है, यह विश्व का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वत श्रृंखला, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है अरावली के बारे में। तो इसको ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो अरावली के बारे में जो बातें हैं, अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, और यह भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इंडियाज मोस्ट ओल्डेस्ट माउंटेन सीरीज है अरावली। अरावली इंडियाज मोस्ट माउंटेन सीरीज है, और यह बहुत ज़्यादा डिसेक्टेड है, यानी कि बहुत कटा छटा है। ये मानव द्वारा बहुत अपरदित है। अगर इसकी उत्पत्ति की दृष्टि से इसको देखा जाए तो यह कैसा है? यह मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं में आता है। उत्पत्ति की दृष्टि से यह मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं की श्रेणी में आता है। यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान वाले पार्ट में पड़ता है। यानी कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान वाले पार्ट में पड़ता है, और इसका विस्तार अहमदाबाद यानी कि गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक है। लगभग 800 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, विस्तृत है, और इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इसके बाद मैं जो बताने वाला हूं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है। अरावली से रिलेटेड है वो, कि दिल्ली में है, और दिल्ली में इसे रायसीना की पहाड़ियाँ या रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, वह इसी पहाड़ी पर यानी कि रायसीना हिल्स पर बना है। रायसीना की पहाड़ियों पर ही राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण कहाँ पे हुआ है, तो रायसीना हिल्स पर या रायसीना की पहाड़ियों पर हुआ है। ये किसका पार्ट है? यह अरावली का ही पार्ट है। ठीक है, अरावली का ही ये पार्ट है। और इसमें देखते हैं फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी मैंने पहले ही बता दिया, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, तो अरावली के बारे में बस इतना ही मिलता है। इसका जो वेस्टर्न पार्ट है ये पूरा क्या है? डेजर्ट है। डेजर्ट यानी कि ये मरुस्थल है, और ये मरुस्थली वाला जो पार्ट है ये किस में आता है? जो मैदान को पढ़े हैं, मैदान का दूसरा टॉपिक है, दूसरा पार्ट है। ये विशाल मैदान है राजस्थान के पश्चिमी में, और ये बहुत दूर तक फैला हुआ है। इसका मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में है। जो थार डेजर्ट है ये इंडिया का या भारत का, थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इस मरुस्थल की सबसे लंबी नदी क्या है? टूनी नदी है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। जब हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ेंगे, नदियों को पढ़ेंगे,
तो वहाँ पे इसको डिटेल्स पढ़ेंगे, लूनी नदी। इसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट आता है उसको बोलते हैं विंध्यन माउंटेन सीरीज। विंध्यन माउंटेन सीरीज, विंध्यन माउंटेन सीरीज का विस्तार कहाँ से है? गुजरात से। गुजरात से लेके कहाँ तक? गुजरात है। गुजरात के बाद यहाँ पे गुजरात हो गया, गुजरात के बाद पूरा एमपी हो गया, यानी कि मध्य प्रदेश हो गया। विंध्यन माउंटेन सीरीज की बात किया जा रहा है, ये अरावली हो गया, अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला हो गया। ये हो गया विंध्यन पर्वत श्रृंखला, विंध्यन माउंटेन सीरीज, विंध्यन पर्वत श्रृंखला, ये हो गया। ये गुजरात से शुरू होके कहाँ तक है? ये छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग। तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्टार्ट होता है और इसका पश्चिमी भाग तक इसका विस्तार है। इसका विंध्यन पर्वत श्रृंखला का विस्तार गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग तक इसका विस्तार है। और इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, जो अरावली है, अरावली हो गया और ये विंध्यन माउंटेन सीरीज हो गया, ये कहाँ से अलग होता है? ये पूछा जाता है कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला को अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ से ये अलग होता है या सेपरेट होता है? तो यहाँ पे क्या है? GBF, GBF, यानी कि इसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा ये पृथक होता है, यानी कि अरावली और विंध्यन पर्वत श्रृंखला, अरावली माउंटेन सीरीज एंड विंध्यन माउंटेन सीरीज सेपरेटेड बाय GBF, यानी कि जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और यह विंध्यन पर्वत श्रृंखला से ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा ये अलग होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो इसको करते हैं। इसके बाद फिर जो विंध्यन माउंटेन सीरीज है, विंध्यन माउंटेन सीरीज को और डिटेल में करते हैं कल की क्लास में। विंध्यन माउंटेन सीरीज होगा, विंध्यन माउंटेन सीरीज के बाद सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बाद ये जो केंद्रीय मध्य उच्च भूमि है जिसमें मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार आता है, इसको डिटेल्स में कल की क्लास में देखते हैं। तक के लिए धन्यवाद।